जी जनाब, अकाउंट्स के मुतालिक और अकाउंटिंग के मुतालिक कुछ बेसिक चीज़ें जो कि हम लोगों ने वैसे तो गाहे बगाहे अपने सिलेबस के दरमियान में भी ये चीज़ें डिस्कस की हैं, लेकिन अभी हम लोग उन तमाम अंडरस्टैंडिंग को एक दफ़ा अच्छे तरीके से रिपीट रिवाइज कर लेंगे, जिनसे ये जो चैप्टर है या ये जो वीडियोस है मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने एक दफ़ा देख लेनी है और उनको पूरे गौर से देखना है, इनके नोट्स वगैरह बना लेने हैं, एंड देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू वॉच दिस वीडियोस अगेन एंड अगेन, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। ये आपकी इंशाल्लाह आपको जो है ना बहुत सारी चीज़ें तो वैसे ही आपको पता होंगी, लेकिन एक दफ़ा कम से कम इन वीडियोस को बड़े गौर से सुनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जनाब, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि बिज़नेस क्या होता है, किस चीज़ को हम बिज़नेस कहते हैं, क्या चीज़ किसी एक्टिविटी को बिज़नेस बनाती। तो जनाब, बिज़नेस की ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन दरअसल बिज़नेस को पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रही है कि बिज़नेस है क्या चीज़। सबसे पहली चीज़ जो इसमें ये है कि दिस इज़ एन इंटीग्रेटेड का मतलब है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं ये चीज़ें, कनेक्टेड सेट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड एसेट्स। एक्टिविटीज़ भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और एसेट्स वगैरह भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये बात हमें पता है कि जब भी हम कभी कोई बिजनेस करते हैं तो वी नीड टू डू सम एक्टिविटीज़ एंड वी नीड टू हैव सम एसेट्स। तो एसेट्स और एक्टिविटीज़ मिला के जब हम उनकी कनेक्टेड एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसको हम बिजनेस कहते हैं। लेकिन यही ज़रूरी नहीं है, और भी बातें भी हैं। दैट इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग कंडक्टेड एंड मैनेज्ड। ठीक है जी, सही है, इनको कंडक्ट किया जा सकता है और इनको मैनेज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग ए रिटर्न। जी जनाब, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जनाब जब भी कोई एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं उसका पर्पज ये है कि उससे एक रिटर्न हासिल किया जा सके, एक प्रॉफिट हासिल किया जा सके। तो किसी भी बिजनेस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उस बिजनेस की एक्टिविटीज से आप कुछ प्रॉफिट हासिल कर सकें। तो एक बिजनेस की डेफिनेशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो ये है कि ये एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए जिनको करके हम बिजनेस से कुछ प्रॉफिट कमा सकें। इफ़ यू आर डूइंग सम एक्टिविटीज़, इफ़ यू आर यूजिंग सम एसेट्स जिनसे आप प्रॉफिट हासिल नहीं कर रहे हैं तो वो आपका बिजनेस नहीं है, राइट? डेफिनेशन के हिसाब से वो बिजनेस नहीं है। और ये रिटर्न जो है ये किस फॉर्म में आ सकता है? ये डिविडेंड्स की फॉर्म में आ सकता है, लोअर कॉस्ट की फॉर्म में, और अदर इकोनॉमिक बेनिफिट के तौर पे भी ये आ सकता है। बहरहाल डिविडेंड्स क्या होते हैं? डिविडेंड्स कहते हैं उस रिटर्न को जो ओनर को बिजनेस से मिलता है हर साल। वैसे तो डिविडेंड की एक बड़ी डिटेल डेफिनेशन है, डिविडेंड किसे कहते हैं, शेयर्स के ऊपर जो आपको प्रॉफिट मिलता है उसको डिविडेंड कहते हैं। बहरहाल अभी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इस डिविडेंड के वर्ड को थोड़ा जनरलाइज करके बता रहा हूँ कि डिविडेंड इज द रिटर्न टू ऑनर, बेनिफिट टू ऑनर, के ऑनर को क्या बेनिफिट मिला है इस बिजनेस को चलाने से, इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन फॉर्म ऑफ एनी अदर थिंग जो कि ऑनर ने बिजनेस से हासिल की है, वो उसका रिटर्न है। देन लोअर कॉस्ट, बिजनेस को करने का एक और भी बड़ा फायदा होता है और वही होता है कि आप एक चीज़ जो आपको अगर आप अकेले लेते हैं तो आपको महंगी मिलती है, आप बिजनेस जब कर रहे होते हैं किसी एक चीज़ का तो आपको थोड़ी सस्ती मिल जाती है, राइट? सो ये भी एक बिजनेस एक बेनिफिट है, ये एक रिटर्न है जो बिजनेस को मिल रहा है। और दूसरे इकोनॉमिक बेनिफिट्स की मदद से भी, अदर इकोनॉमिक बेनिफिट में ये चीज़ आपको जो है वो जो आप चीज़ बना रहे हैं वो आप लोगों को दे रहे हैं या आप इकोनॉमी को दे रहे हैं, इकोनॉमी उससे ग्रो कर रही है, एक मुल्क की एम्प्लॉयमेंट ग्रो कर रही है। तो ये बहुत सारे फायदे हैं। सिर्फ पैसे का फायदा नहीं देखना, आपने ये भी देखना है कि आपको और कौन कौन सा बेनिफिट्स हो रहे हैं, और ये सारे बेनिफिट्स जो हैं ये मिला के आपकी बिजनेस की डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं। डायरेक्टली टू इन्वेस्टर्स और अदर ओनर्स, मेंबर्स और पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है जी, किसको किसको बेनिफिट मिल रहा है? इसके ऑनर को मिल रहा है। तो एक्चुअली ये जो पूरी की पूरी डेफिनेशन है ये एक पैराग्राफ था जिसको मैंने इन चंक्स में डिवाइड किया है कि बिजनेस इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज। तो बिजनेस क्या है? ये एक्चुअली एक्टिविटीज है, ठीक है, जिसको मैनेज और कंडक्ट किया जा सकता है, जिसकी बेसिस के ऊपर आप कुछ रिटर्न कमाते हैं और वो रिटर्न उसके ऑनर्स को मिलता है। दिस इज व्हाट वी कॉल बिजनेस, राइट? सो द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इज इजी, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। और इसी चीज को अगर हम कंटिन्यू करें और हम ये देखना चाहें कि बिजनेस एंटिटी क्या होती है, तो एक जो बिजनेस होता है इसको तो हमने कहा कि एक एक्टिविटी होती है। तो जो चीज या जो ऑर्गेनाइजेशन इसको परफॉर्म कर रही होती है बिजनेस को,
तो उसको हम बिजनेस एंटिटी कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग आते हैं और वो मिलते हैं और इसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है जी। इनके कुछ ऑनर्स होते हैं, कुछ जो है वो इनके एम्प्लॉइज होते हैं, कुछ इनका स्टाफ होता है, कुछ मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग मिल मिला के एक बिजनेस करने के लिए जब इकट्ठे होते हैं तो उसे हम बिजनेस एंटिटी कहते हैं। सो दिस वाज आई थिंक द मोस्ट डल एंड द मोस्ट बोरिंग डेफिनेशन जो कि इस चैप्टर में हमने डिस्कस करनी थी वो हमने कर ली है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। जी जनाब, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के हवाले से बिजनेस की कितनी टाइप्स होती हैं। ओनरशिप के हवाले से बिजनेस की टाइप्स हम ऑलरेडी अपने सिलेबस के अंदर एक जगह पे डिस्कस कर चुके हैं। मैंने थ्रू आउट द सिलेबस ये कोशिश की है कि जो चीज़ें एंड पे हम लोग पढ़ते हैं और फिर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती हैं, उनका एक हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्शन शुरू में कर लिया जाए ताकि जब वो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हों तो फिर आपको वो इतनी ज़्यादा बोरिंग ना लगे। तो हम ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर एक बिज़नेस सिर्फ एक सिंगल ऑनर चला रहा हो, वही ऑनर जो है उसने पैसे लगाए, वही ऑनर उसने चीज़ें परचेज की, कैपिटल लेके आया और वही उसकी मेजर एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म कर रहा है, यानी कि कैपिटल भी ले आया, मेजर एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म कर रहा है, हर चीज़ जो है वो उसके थ्रू अप्रूव होती है और उसी के थ्रू होके आगे जाती है। तो इस तरह के बिजनेस को हम लोग सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर कह सकते हैं। सोल प्रोप्राइटर नॉर्मली सर्विसेज वगैरह के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है और सोल ट्रेडर नॉर्मली गुड्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से अगर एक बिज़नेस ऐसा हो जिसमें सिर्फ एक ही ऑनर हो और वही ऑनर उसके तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है, वही उसका करता धरता, वही उसका मालिक है, तो इस तरह के बिज़नेस को हम लोग सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। अच्छा, जब हम लोग बिजनेस एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो बिजनेस एक्टिविटीज़ को बड़ा करने के लिए हमें एक से ज़्यादा ऑनर्स की ज़रूरत पड़ती है। एक से ज़्यादा लोग जब मिल के एक बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो ज़्यादा ऑनर्स होंगे तो हम लोग बड़ी एक्टिविटीज़ कर सकेंगे, ज़्यादा ऑनर्स होंगे तो हम लोग ज़्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और जितना ज़्यादा कैपिटल होगा आप उतना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो नॉर्मली फिर लोग सोल प्रोप्राइटर्स से शिफ्ट होते हैं पार्टनरशिप की तरफ। पार्टनरशिप में 3, 4, 5, 6 लोग मिलके बिजनेस करते हैं। और तो जनाब फर्ज करें कि मिस्टर ए जो है इन्होंने बी और सी को साथ में लाया और उन्होंने कहा कि हम एक कंपनी शुरू करते हैं जिसका इनिशियल जो कैपिटल जिसके लिए चाहिए वो 1 करोड़ रुपये यानी कि 10 मिलियन रुपीज़ चाहिए, 10 मिलियन रुपीज़। तो हम ऐसे करते हैं कि हम तीनों भाई मिलके इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं और इसका बिजनेस की एक्टिविटीज़ को तीनों मिलकर परफॉर्म करेंगे, पर जो प्रॉफिट आएगा वो आपस में शेयर कर लिया करेंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने कहा कि जी मिस्टर ए जो है वो 4 मिलियन देंगे, मिस्टर बी 2 मिलियन देंगे और मिस्टर सी जो है ये भी 4 मिलियन देंगे। तो टोटल 10 मिलियन रुपीज़ आ गए हैं और अब ये तीनों अपना बिजनेस करना शुरू हो गए। ये तीनों मिलकर बिजनेस करेंगे, बिजनेस एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, बिजनेस फ्लरिश करेगा और फिर इसका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो हम लोगों ने ये बात की कि जो ऑनर है वो एक ख़ास हद तक काम कर सकता है, तो क्यों ना एक से ज़्यादा लोग मिल के एक बिज़नेस चलाएं। इस तरह के बिज़नेस को हम पार्टनरशिप या एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं, AOP, राइट। अच्छा, अब होगा ये कि जब पार्टनरशिप हो जाएगी तो हम लोगों को जितना भी प्रॉफिट होगा वो इनके जो कैपिटल इनिशियली इन्होंने लेके आए हैं वो उसी हिसाब से इनमें डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग ये एग्जांपल लेते हैं कि इन सबको 1 मिलियन का जो है वो प्रॉफिट हुआ है, 1 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 10 लाख रुपए का इनको प्रॉफिट हुआ है। तो जनाब ये इन चारों में डिवाइड होगा। सोल प्रोप्राइटर के केस में क्या होता था, जितना भी प्रॉफिट होता था वो ओनर को जाता था, लेकिन पार्टनरशिप के केस में अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो वो उन तमाम लोगों को उसी रेशो में मिलेगा जिस रेशो से उन्होंने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए। फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट मिला है तो जिस बंदे ने 10 में से 4 मिलियन दिए थे उसको 4 लाख रुपए दें, जिसने 2 मिलियन दिए थे उसे 2 लाख रुपए दें और जिसने 4 मिलियन दिए थे उसे 4 लाख रुपए दें। तो टोटल इस तरीके से आपका 10 लाख का यानी कि 1 मिलियन का जो प्रॉफिट है वो डिवाइड होगा। तो पार्टनरशिप के केस में ज़्यादा लोग आ जाते हैं, वो मिलकर काम करते हैं और फिर जो प्रॉफिट होता है वो अपनी उसी रेशो में डिवाइड करते हैं जिस रेशो में उन्होंने इनिशियली पैसे इन्वेस्ट किए थे। और ये भी बहुत लॉजिकल, बहुत सिंपल सी बात है, आप देखते होंगे इस तरह के बिजनेसेस। हम लोग बात करते हैं एक और टाइप के बिजनेस की, विच इज़
वन स्टेप अहेड ऑफ पार्टनरशिप, राइट। अब देखें कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम पेप्सी की एग्जांपल लें तो पेप्सी की कंपनी इतनी बड़ी है कि उसमें हो सकता है कि बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करें। तो बहुत सारे लोग जो शुरू में पार्टनरशिप के तौर पे काम कर रहे थे, उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम ऐसे करते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो इतना अच्छा हो गया है और इसमें लोगों का इंटरेस्ट इतना बढ़ गया है कि अगर हम लोगों को कहेंगे कि आएँ इस बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट करें और इस बिज़नेस के मालिक बन जाएं, तो इस तरह के बिज़नेस को हम कंपनी कहते हैं। तो जो कंपनी है वो दरअसल पार्टनरशिप ही है, लेकिन ये एक मेगा पार्टनरशिप है, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं पार्टनरशिप और कंपनी में, लेकिन हम ये बात कर सकते हैं कि जब जनरल पब्लिक पार्टनर बन जाती है तो तब हम लोग कहते हैं कि कंपनी बन गई है। अब कंपनी क्या करती है, इनिशियली इसके कुछ मैनेजर्स होते हैं जिनको डायरेक्टर्स कहते हैं। वो डायरेक्टर्स लोगों को बुलाते हैं, एक अखबार में इश्तिहार देते हैं कि भाई इस कंपनी का मालिक बनना चाहता है जो भी बंदा, वो इस कंपनी में आके कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दे, तो जितने % पैसे वो इन्वेस्ट करेगा उतने का वो मालिक बन जाएगा। और उस बंदे को अगर वो कहेगा कि जनाब मैंने इस कंपनी की मैनेजमेंट का पार्ट भी बनना है, तो उसको मैनेजमेंट का पार्ट भी बना दिया जाएगा, लेकिन उसका एक प्रोसीजर होगा और उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उसको मैनेजमेंट का पार्ट बना दिया जाएगा और वो कंपनी की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा, राइट। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपको एक कंपनी बनानी है और उस कंपनी के लिए आपको 10 मिलियन रुपए नहीं चाहिए, आपको 1000 मिलियन रुपए चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे? मिस्टर ए, बी और सी तो कहेंगे कि यार हम तो इतने पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हमने तो 4 मिलियन 2 मिलियन 4 मिलियन इन्वेस्ट करके एक बिज़नेस शुरू किया था, लेकिन अगर बिज़नेस बड़ा करना है, बड़े बिज़नेस के ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, बड़े बिज़नेस का प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जनरल पब्लिक को कहेंगे, लोगों को कहेंगे कि इसके अंदर जितने पैसे आप देंगे, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने कहा कि जी मैं 20,000 रुपये दूंगा, तो वो 20,000 रुपये का ऑनर बन जाएगा इस मालिक का। अगर किसी ने 10 रुपये भी दिए, राइट, तो वो 10 रुपये का मालिक बन जाएगा इस कंपनी के अंदर, लेकिन इस तरह के मालिक की कोई सुनेगा नहीं। सो द कंपनी हैज़ ए लॉट ऑफ शेयर होल्डर्स। कंपनी अपने जो उसको शुरू करने के लिए कैपिटल चाहिए, उस कैपिटल को डिवाइड कर देती है शेयर्स के अंदर और लोग वो शेयर्स खरीद लेते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी ने शेयर बनाया 100 रुपये का, जो बंदा अब ये 100 रुपये का शेयर परचेज करता जाएगा, जितने शेयर्स वो परचेज कर लेगा वो उतने शेयर्स का मालिक बन जाएगा, यानी कि कंपनी का उतने % का मालिक बन जाएगा। अब कंपनी की एक्टिविटीज़ में तो वो बंदा इन्वॉल्व नहीं है, कंपनी की एक्टिविटीज़ में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको डायरेक्टर्स कहते हैं और वो अपना काम कर रहे होते हैं। साल ख़त्म हुआ और कुछ प्रॉफिट जनरेट हुआ, तो हर बंदे को उसकी शेयर होल्डिंग की % के हिसाब से प्रॉफिट मिल जाएगा। अब इससे हुआ ये कि बहुत सारे लोगों से पैसे इकट्ठे कर लिए हमने, लेकिन इसका वो नुकसान नहीं हुआ कि जब इतने सारे लोग आके तो कंपनी की मैनेजमेंट के अंदर घुसना चाहते हैं, तो हम लोगों ने उनको कहा कि नहीं भाई, सिर्फ वही लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं, कंपनी को वही लोग चला सकते हैं जो उसके डायरेक्टर्स हैं। तो सिर्फ थोड़े से 10-15 लोगों को हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, विच वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द मेंबर्स, ऑल द शेयर होल्डर्स, और उन शेयर होल्डर्स ने कंपनी के अंदर अपना एक नुमाइंदा बिठा दिया जो उनके बिहाफ पे काम कर रहा है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी। कंपनी के शेयर्स होते हैं, इसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करके बैठे होते हैं और जिस बंदे ने जितनी % इन्वेस्टमेंट की होती है उसको उतनी % इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा होता है। अब हम लोग अगली वीडियो में ये चीज़ देखेंगे कि ये जो बिज़नेस की टाइप्स हैं, इन बिज़नेस टाइप के का कंपैरिजन क्या है, इनके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, तो अगली वीडियो में हम इस तरह की बातें डिस्कस करेंगे। जी जनाब, कंपनी का कंपैरिजन, हम डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस का कंपैरिजन हम लोग पढ़ रहे हैं और हमने देखा कि 3 टाइप के बिजनेसेस हो सकते हैं। एक को हम लोग सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर कहते हैं, दूसरा एक पार्टनरशिप होता है और तीसरा एक कंपनी कहलाती है। अब इनका जो डिफरेंट टाइप के कंपैरिजन है, उन चीज़ों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि ऑन्ड बाय, ये बिजनेस कौन ऑन करता है, किसके नाम से ये बिजनेस होता है। तो जो सोल ट्रेडर बिजनेस होता है ये उस एक सिंगल पर्सन के नाम का बिजनेस होता है, वही इसका ओनर होता है जो ये काम कर रहा होता है। पार्टनरशिप जो है वो उन लोगों की होती है जो मिल के काम कर रहे हैं और कंपनी उन लोगों की होती है जो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं।
ठीक है जी। कंपनी उन लोगों की होती है जिसने उस कंपनी का कोई ना कोई शेयर परचेज किया हुआ है। कंपनी डायरेक्टर्स की नहीं होती है, कंपनी मैनेजर्स की नहीं होती है, कंपनी शेयर होल्डर्स की होती है, और जिसके पास जितने शेयर्स हैं वो उतना उस कंपनी का मालिक होता है। ठीक है। और लायबिलिटी की बात करें, लायबिलिटी फॉर द अनपेड डेट्स एंड अदर ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। अच्छा, ये चीज समझना जरूरी है कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि फर्ज करें कि आपका जो बिजनेस है उसने किसी के पैसे पे करने, ठीक है, और उस बिजनेस ने वो पैसे पे नहीं किए, तो कौन जिम्मेदार है उन पैसों को पे करने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सोल ट्रेडर है, इसने किसी एक बंदे से जाके कुछ चीज़ें ली और बाद में उसको वापस नहीं की, तो कौन उनको पे करेगा। अब डेफिनेटली ये एक सीधी सी बात है कि जो कंपनी का मालिक होगा वो उसका जिम्मेदार होगा, वो उसको चीज़ें देगा। तो जो पर्सन जिसने ओनरशिप है, जो ओनर है कंपनी का, वो पे करेगा। फर्ज करें कि कल को ये बिजनेस बंद हो जाता है जो ये कर रहा है, तो जो बंदा जिसने इस बिजनेस से पैसे लेने थे वो इसके मालिक को जाके पकड़ सकता है और उसे कह सकता है कि पाइन पैसे दो, आपने मेरे से सामान लिया था। आप लाख कहेंगे यार, अकाउंटिंग में एक जो है ना वो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, ओनर अलग होता है, बिजनेस अलग होता है, लेकिन स्पेसिफिकली इस काम के लिए अकाउंटिंग ने कहा यार मेरे हाथ खड़े हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर किसी के पैसे देने हैं तो बिजनेस अलग है और कंपनी अलग है, ये तो नुकसान हो गया। बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, ये तो फिर गलत बात हो जाएगी ना कि आप बिजनेस बनाएं किसी बंदे, बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीज़ें उधार पे लें और बाद में बिजनेस बंद करके गए, लो जी वो तो बिजनेस खा गया, बिजनेस तो बंद हो गया, बिजनेस तो फौत हो गया, अब मैं क्या करूं। तो सोल ट्रेडर के केस में लॉ ने ये रूल डिफाइन कर दिया कि आप पर्सनली लायबल हैं उस बंदे को पेमेंट करने के, चाहे आपका बिजनेस बंद भी हो जाए। ठीक है। और अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज करते वक्त। पार्टनरशिप के केस में जो पार्टनर्स हैं वो पर्सनली लायबल हैं उस बंदे को कि अगर पार्टनरशिप जो है वो किसी बंदे से बिजनेस कोई चीज़ परचेज कर लेती है, आपने उसको पैसे वापस करने हैं। फॉर एग्जांपल, एक पार्टनरशिप है, उसके पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी। ठीक है। ये 3 पार्टनर्स मिलके एक काम कर रहे हैं। तो हुआ ये कि इन पार्टनर्स में से मिस्टर बी जो है वो गया जीटा कंपनी के पास और उनसे कुछ गुड्स ले आया। उसने कहा यार मेरी कंपनी जो है ना ये चीज़ें बेचती है, तो आप ऐसे करें कि ये चीज़ें मुझे दे दें, और उनसे जो है ना वो कुछ अमाउंट, फॉर एग्जांपल 2 मिलियन रुपीज़ की गुड्स ले आया। सही है। अच्छा, जब 2 मिलियन रुपीज़ की गुड्स ले आया उसके बाद पार्टनरशिप बंद हो गई, तो लॉ ये कहता है कि भाई उस जीटा कंपनी को आप अब पर्सनली लायबल हैं कि आपने उसको पैसे देने हैं। अगर बिजनेस उस बंदे को 2 मिलियन रुपए नहीं दे सकता तो फिर आपके जो पार्टनर्स हैं वो लायबल हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं। क्यों? क्योंकि यही तो बिजनेस रन कर रहे थे। तो इन दोनों केसेस में तो बात बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम लोगों ने की कि जो ओनर है, जो मालिक है, वो बिजनेस जो कर रहा है वो पर्सनली लायबल भी है। लेकिन पार्टनरशिप के केस में एक बड़ी मजे की चीज़ होती है। ज़रा सोचें, एक कंपनी है, सॉरी, एक कंपनी के केस में ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट होती है। एक कंपनी है जिसके 1000 शेयर होल्डर्स हैं। कोई शेयर होल्डर अपने घर में बैठा हुआ है, कोई शेयर होल्डर बन्नू बैठा हुआ है, कोई शेयर होल्डर कराची, कोई लाहौर, कोई पाकिस्तान से बाहर, जहाँ से मर्जी है, लेकिन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, शेयर्स परचेज किए हुए हैं। और इन लोगों ने ही सिलेक्ट किए थे 10 लोग जो कि डायरेक्टर्स थे कंपनी के, जो कंपनी की एक्टिविटीज चला रहे थे। एक डायरेक्टर ने जीटा कंपनी से 2 मिलियन की परचेजेस कर ली और भाग गया। तो जीटा कंपनी ये नहीं कह सकती कि जो भी फर्ज करें कि वो जीटा कंपनी का मालिक जब वो बाहर गया हुआ था और उसको वहां पे एक कंपनी का शेयर होल्डर मिला, उसे कहा चल भाई मेरे पैसे निकाल। क्यों? क्योंकि तू मालिक है कंपनी का। तो कंपनी के केस में मालिक का ये मतलब नहीं है कि वो बंदा जो है ना वो उस बंदे को 2 मिलियन रुपए देगा। ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ उतने पैसे देगा जितने का वो मालिक है कंपनी में। फर्ज करें कि इनको जीटा कंपनी के मालिक को एक बंदा बाहर मिला जिसने सिर्फ 2000 रुपए के शेयर परचेज किया हुआ था, तो वो कहेगा भाई मैं आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2000 दे सकता हूँ, उसके अलावा नहीं मैं दे सकता। तो दिस इज व्हाट वी कॉल के लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड इन कंपनी। तो कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, अप टू द वैल्यू ऑफ शेयर होती है। लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू शेयर परचेज्ड। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये वाली सारी चीज़ें आप आगे लॉ वगैरह में पढ़ेंगे, आपको अंदाजा होगा इस चीज़ का। अच्छा, मैनेजमेंट की बात करते हैं कि कौन कौन कंपनी को मैनेज कर रहा होता है, ये बात हम कर चुके हैं। बिजनेस इज मैनेज बाय इस ओनर। सोल ट्रेडर के केस में ओनर मैनेज करते हैं। पार्टनरशिप के केस में इसके ओनर्स मैनेज करते हैं, जिनको पार्टनर्स भी कहते हैं।
और कंपनी के केस में ये एक लार्ज कंपनीज होती है, लार्ज कंपनीज जो है दीज आर मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल मैनेजर्स जिनको डायरेक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। ये बात हम लोगों ने पहले भी कर ली हुई है। तो कंपनीज और सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के दरम्यान में जो कंपैरिजन है उसका चार्ट हम लोग देख रहे हैं। एक और कंपैरिजन का पॉइंट हो सकता है रेजिंग कैपिटल। अगर बिजनेस को मजीद पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, तो मजीद पैसे कैसे कमाए जाएंगे, कैसे इकट्ठे किए जाएंगे। तो सोल ट्रेडर के केस में जो बिजनेस होता है वो ओनर ही लेके आता है, ठीक है। अगर मजीद पैसे चाहिए तो वो ओनर ही लगाएगा और वो किसी से उधार ले सकता है, ठीक है। लेकिन ये पैसे जो है ना ये डेफिनेटली उतने ही होंगे जितनी उस ओनर की औकात है, जितने वो पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस बड़े लेवल पे नहीं जा सकता। उसकी वजह ये है कि इतने पैसे नहीं होंगे। पार्टनरशिप के केस में जो नए पैसे आएंगे वो पार्टनर्स ही लेके आएंगे, ठीक है जी, और वही पार्टनर्स इसमें इन्वेस्ट करेंगे। कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि एक नया पार्टनर आ जाए, तो इस तरह की चीज़ें हम लोग पार्टनरशिप में हम लोगों ने देखी कि पार्टनरशिप में ये होता है कि कोई नया पार्टनर आ जाए तो फिर उनकी शेयरिंग रेशो क्या होती है एंड सो ऑन। तो जनाब इस तरीके से जो कैपिटल है वो रेज होता है पार्टनरशिप के अंदर, उसके पार्टनर्स ही मजीद पैसे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन कंपनी के केस में कंपनी के लिए बहुत ईजी है, कंपनी मजीद शेयर सेल कर सकती है। कैपिटल फॉर द बिजनेस इज प्रोवाइडेड बाय इट्स शेयर होल्डर्स, ठीक है। पब्लिक कंपनी कैन रेज न्यू कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर इन द स्टॉक मार्केट। पब्लिक कंपनी कहती है अच्छा मुझे 10 मिलियन रुपए चाहिए, वो 100 रुपए के मजीद शेयर प्रिंट करेगी और मार्केट में दे देगी और लोगों को कहेगी यार ये शेयर्स परचेज कर लें। अब लोग उस शेयर को परचेज कर लेंगे, उसके बदले कंपनी को पैसे दे देंगे और कंपनी के वो मालिक बन जाएंगे, ठीक है जी। अब ऑब्वियसली इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी, इसमें हर बंदा इन्वॉल्व होगा ताकि इसको प्रॉपरली लीगलाइज किया जा सके। तो ये बहुत बड़े बिजनेसेस के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सोल ट्रेडर क्योंकि अकेला ही बिजनेसमैन होता है, इसमें बहुत थोड़ी सी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है जी। इसमें इतना ज़्यादा गवर्नमेंट ने, इतना ज़्यादा IFRS वगैरह ने नहीं कहा कि आपने फ़लाँ रिक्वायरमेंट भी मेंटेन करनी है, फ़लाँ स्टेटमेंट भी बनानी है, फ़लाँ अकाउंट्स भी फाइल करने हैं, फ़लाँ टैक्स भी देना है। तो सोल ट्रेडर क्योंकि एक छोटा बिजनेस होता है इसके ऊपर इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है। पार्टनरशिप के ऊपर थोड़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है जी। और कंपनीज के केस में तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपने क्वार्टरली अकाउंट्स भी बनाने हैं, आपने एनुअल अकाउंट्स भी बनाने हैं, आपने हाफ ईयरली अकाउंट्स का रिव्यू करवाना है, एनुअल अकाउंट्स का ऑडिट कराना है, आपने स्टॉक एक्सचेंज को पता नहीं कौन कौन सी स्टेटमेंट फाइल करनी है। तो ये इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि नॉर्मली कंपनी के अंदर 15 से 20 बंदों का स्टाफ सिर्फ इसी काम के लिए होता है कि वो इन रिक्वायरमेंट्स को जो गवर्नमेंट की हैं, जो अकाउंटिंग की हैं, उनको फुलफिल कर सकें। तो 15 से 20 भी बड़ी थोड़ी अमाउंट मैंने बताई है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो इससे ज़्यादा लोग भी होते हैं। सो दिस वाज द कंपैरिजन बिटवीन सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप एंड कंपनी। अब आप इस वीडियो को आपने देख लिया है, इसके मुतालिक जो MCQs क्वेश्चंस वगैरह हैं जो कि नोट्स में दिए गए हैं वो आपने अब देख लेने हैं। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। थैंक यू। बिजनेस की डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं एंड देयर कैन बी अनदर वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, और हम इसे कह सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, या बिजनेस कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है उसकी बेसिस के ऊपर बिजनेस की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। देयर कैन बी ए बिजनेस टाइप विच इज़ कॉल्ड ट्रेडर और डिस्ट्रीब्यूटर। अब ट्रेडर और डिस्ट्रीब्यूटर जो है ये उस बिजनेस को कहते हैं जो चीज़ें परचेज करता है किसी फैक्ट्री से या कहीं से भी और आगे सेल कर देता है, ठीक है जी। सेल परचेज का बिजनेस है इसका कि उसने कोई चीज़ परचेज की कहीं से और उसको आगे सेल कर दिया और डेफिनेटली इसके दरमियान में कुछ अपना मार्जिन रख लिया और वो मार्जिन जो है वो उसका प्रॉफिट होगा। अब दूसरा जो बिजनेस टाइप हो सकती है डैट इज़ कॉल्ड प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या करता है, वो चीज़ें प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया और उसके बाद उसने उसको सेल कर दिया। और तीसरी टाइप की जो बिजनेस हो सकता है वो हो सकता है जी सर्विस प्रोवाइडर। ये नॉर्मली कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जैसे मार्केटिंग एजेंसीज हैं एंड सो ऑन। मतलब देयर आर 1000 टाइप ऑफ बिजनेसेस जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करें, डिफरेंट टाइप की सर्विसेज। अब ऐसे भी हो सकता है कि एक सोल ट्रेडर हो, ठीक है जी, सोल डिस्ट्रीब्यूटर हो। ऐसे भी हो सकता है कि एक पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूटर हो, ठीक है, पार्टनरशिप भी मिलकर ये काम करते हैं ना। और ऐसे भी हो सकता है कि एक कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर हो, ठीक है जी। सिमिलरली ऐसे भी हो सकता है कि एक सोल प्रोड्यूसर हो जो अकेला ही चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है। एक सोल, या समझ लें कि एक पार्टनरशिप प्रोड्यूसर के तौर पे काम कर रही है, कुछ लोगों ने मिलकर जो है वो
कोई चीज़ बनानी शुरू कर दी है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपनी जो है वो प्रोड्यूसर के तौर पे काम कर रही है, कुछ चीज़ें बनाती है और उसको बेचती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशंस हैं जो कि इन टर्म्स ऑफ बिजनेस होती हैं। ये बताने का मकसद ये है कि इन सब के जो अकाउंट्स वगैरह हैं, इनके जो अकाउंट हेड्स हैं वो डिफरेंट टाइप के होंगे। उन अकाउंट हेड्स में हम लोग अगर बात करें, फॉर एग्जांपल जो ट्रेडर डिस्ट्रीब्यूटर है, इसमें जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा होगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसके पास स्टॉक ही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रेडर है, वो पानी मिनरल वाटर बेचता है, तो उसके पास हो सकता है कि बिल्डिंग वगैरह कुछ भी ना हो और उसने एक गोदाम कहीं किराए पे लिया और बस उसमें चीज़ें रखता है और वहाँ से चीज़ें उठा के डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देता है, कस्टमर्स को बेच देता है। अच्छा, उसको वहाँ पे किसी भी किस्म की एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं है, इवन लाइटिंग की भी ज़रूरत नहीं है। बस वो जाए, थोड़ी सी मुनासिब सी लाइट हो जिसमें स्टॉक पड़ा हुआ नजर आए, वो वहाँ पे ला के परचेज करके रखेगा, उठा के बेच देगा। तो इस तरीके से जो ट्रेडर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके पास जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो स्टॉक होगा। ऑन दी अदर हैंड जो प्रोड्यूसर होगा, इसके पास जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो स्टॉक तो होगा ही होगा, इसके पास रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होगा। क्यों? क्योंकि इसने रॉ मटेरियल को स्टॉक में कन्वर्ट करना। और सर्विस प्रोवाइडर के पास तो कुछ भी नहीं होगा, कोई स्टॉक नहीं होगा। हो सकता है कि बहुत मिनिमम सा कुछ स्टॉक पड़ा हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, तो उसके पास क्या स्टॉक पड़ा होगा? ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास कुछ किताबें और कुछ स्टेशनरी का सामान स्टॉक में पड़ा होगा, और उसके अलावा उसका कोई स्टॉक नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा स्टॉक होगा। ज़्यादा काम जो होगा वो उनका सर्विस प्रोविजन का है, टीचर्स आके पढ़ाएंगे, वो पैसे लेंगे, इस तरह की चीज़ें। तो डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स हो सकते हैं डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस के लिए। तो हमने इस तरह के बिजनेसेस में ये वाली चीज़ बस ध्यान में रखनी है कि इनके डिफरेंट अकाउंट्स हो सकते हैं, राइट। चलो जी, थैंक यू वेरी मच।